वेलकम टू योर डॉग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो इस यंगिस्तान की एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है मोबाइल फोन्स और डिजिटल मीडिया आने के कारण, और वो है गर्दन में होने वाला दर्द यानी नेक पेन। मैं और डॉक्टर रोहित आज हम लोग अपने डिस्कशन में मेनली नेक पेन, उसके कारण और उसके निदान यानी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, और ये आपको बताएंगे कब वो नेक पेन सीरियस हो सकता है और यूजुअली होता है या नहीं होता है। हाँ सर, आजकल तो ज़्यादातर पेशेंट गर्दन दर्द लेके ही आते हैं हमारे पास। वो मोस्टली यंग ही होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को वही होता है, गर्दन में दर्द होती है, झुकने में दर्द होती है, मूवमेंट में दर्द है। क्या कारण होते हैं सर आजकल इतनी ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया है गर्दन दर्द का, यंग पेशेंट में खासकर? देखो, नेक भी हमारे स्पाइन का ही एक पार्ट है। जैसे हमने लो बैक पेन में डिस्कस किया था कि यूजुअली ये दर्द मस्कुलर ही होता है। नेक पेन में भी मोस्टली मसल स्ट्रेन या मसल स्पाज्म के कारण ही पेन हो रहा होता है। उसका रीजन ये होता है मसल्स बहुत जल्दी थक जाती हैं हमारी। हमारा हेड का वेट बहुत ज्यादा है और वो पूरा का पूरा सर्वाइकल स्पाइन पे होता है। सर्वाइकल स्पाइन पीछे की तरफ कर्व्ड होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कंटिन्यूसली आगे देखने लगे हैं। मोबाइल फोन जो नीचे देखते रहते हैं, हम लोग पता नहीं क्या छुपाते हैं लोगों से, तो नीचे देखने लगे हैं। टैब भी नीचे देखते हैं, लैपटॉप में भी नीचे ही रखते हैं या डेस्कटॉप को भी नीचे रखते हैं। तो नीचे देखने के कारण मसल्स का वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले हम लोग सीधे स्ट्रेट ही रहते थे, काम करते थे, आपस में लोगों से बात करते थे, तो मसल्स का वर्क इतना ज्यादा नहीं बढ़ता था। इतना ज्यादा काम होने से मसल के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, स्ट्रेस होता है, उससे वो स्पाज्म में चली जाती है, बिकॉज वो थक जाती है, उसके लायक ही नहीं है। यही मेन कारण है। इसके अलावा जो होते हैं वो बहुत ही अनकॉमन कारण है। इसमें नर्व इम्पिंजमेंट, स्पाइन है तो डिस्क भी होने के चांसेस है। डिस्क से प्रेशर होता है नर्व पे, फिर न्यूराइटिस हो जाती है, फिर नर्व पेन शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरे कारण हैं वो थोड़े से ज्यादा कॉमन है, जैसे फीमेल्स में फाइब्रोमाइल्जिया होना, माइग्रेन होना। माइग्रेन मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में थोड़ा सा उसके रीजन ज्यादा होते हैं। एक लिमिटेड फाइब्रोमाइल्जिया होता है जिसे ट्रेपेजियस सिंड्रोम कहते हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व सिंड्रोम कहते हैं। इन कारणों के अलावा सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है सर्वाइकल स्पाइन का, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में या फिर कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस में। उस केस में जैसे ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में बहुत ही कॉमन, लिम्फेडिनाइटिस हो जाती है, यानी यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं गर्दन में, उसके कारण भी लोगों को गर्दन का दर्द महसूस होने लगता है। मेनली है मस्कुलर, मसल का स्ट्रेन, मसल्स पे स्पाज्म, और उसके बाद जो सेकेंडरी कारण होते हैं वो यूजुअली है फाइब्रोमाइल्जिया, माइग्रेन, और उनके बाद में आती है अपनी डिस्क वाली प्रॉब्लम्स जिसमें नर्व इम्पिंजमेंट होता है, और ये सेकेंडरी कॉजेज जैसे टीबी, हार्ट वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब ये बताओ, दर्द तो हो गया आदमी को, लेकिन कितने समय के लिए वो रुक सकता है कि डॉक्टर के पास आए, उसके बाद उसे लगे कि मेरा पेट बहुत ज्यादा हो गया? तो ज़्यादातर केसेस में तो मोस्टली ये दर्द जो है 1-2 दिन में या हफ्ते तक पूरे चल जाता है। बट अगर किसी को चोट लगे, उसके बाद उसको दर्द हो गया, तब तो उसको इमीडिएटली जाना है दिखाने के लिए। या अगर दर्द के साथ आपको लगे कि बाजू में कमजोरी आ गई है या कुछ सुई चुभने लगी हैं, मतलब वो नर्व वाले तो उसको इमीडिएटली जाना है। या और अगर उसको लगा कि उसके हाथ की पावर कम हो गई है, तब भी उसको जल्दी, या उसको बॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो कोई मेजर इशू हो सकता है, मतलब वॉशरूम जाने में नहीं, दिक्कत हो गई है, बाउल क्लियर करने में, तो उसको जल्दी जाना है। ऐसे केसेस में उनको वो भी हो सकता है मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब चलने में भी डिजीनेस लगती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है उसमें। तो अदरवाइज 3 हफ्ते तक तो वो नॉर्मली है, तो वो रुक सकता है, घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है, मस्कुलर है तो ठीक है। हाँ, ठीक हो जाती है। अगर मस्कुलर ही है और बढ़ भी रही है, फिर अगर मस्कुलर है, बढ़ गई है, तो उसको दिखाने के लिए जाना है। तब उसको कुछ और वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें रीजन ढूंढनी तब पड़ेगी, रीजन कुछ और भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने नेक पेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो एक्यूट नेक पेन और एक है क्रॉनिक। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक्यूट और क्रॉनिक में क्या फर्क है? एक्यूट नेक पेन जो 1-2 हफ्ते रहती है और 1-2 हफ्ते के बाद चली जाती है, बट अगर आपको दर्द 3 महीने तक लगातार रहती है तो वो क्रॉनिक नेक पेन है। अच्छा सर, हमने बोल दिया 3 महीने तक हुआ तो क्रॉनिक नेक पेन हो गया, बट ये कैसे पता चलना है कि क्रॉनिक वाला है, ये वाकई में सीरियस है कि ऐसे ही चलता फिरता दर्द ही है जो थोड़ा थोड़ा रह रहा है? हाँ, ये क्रॉनिक पेन ना आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रॉनिक पेन यूजुअली ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और जाता भी नहीं इतनी आसानी से। तो कुछ हम लोग रेड फ्लैग साइंस कहते हैं दर्द के, जो मतलब लाल झंडा, जो आपको आइडेंटिफाई करना है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाना है, वेट नहीं करना है उसके लिए। उसमें सबसे पहला है कि अगर कोई चोट लगी हुई है, उसके बाद नेक पेन शुरू हुआ, या इन्फेक्शन के साथ हुआ है, यानी फीवर वगैरह भी आता है संग में, वेट लॉस हो रहा है, आपको रात में पसीने भी आते हैं, और पेन बहुत ही ज्यादा है, बिस्तर पे ही, मतलब आप लेट ही नहीं पा रहे हैं, किसी पोजीशन में आपको रिलीफ ही नहीं मिल रहा है,
रात में दर्द अगर बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, और वो सिर्फ गर्दन पे होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ होते हैं एज रिलेटेड, जैसे यंग लोगों में 20 साल से कम और 60 साल से ऊपर अगर नेक पेन हो रहा है तो वो भी थोड़ा सीरियस है, उसमें भी जल्दी आना चाहिए। और जैसा पहले तुमने बताया था कि नर्व कंप्रेशन के साइन हो, मतलब टिंगलिंग नमनेस पूरे हाथ में आ रही हो, या फिर फील थोड़ा कम हो रहा हो, या फिर वीकनेस आ रही हो, या फिर बॉडी में नीचे जाके, क्योंकि सारी स्पाइनल कॉर्ड नेक से ही जाती है, तो हमारी बाउल यानी इंटेस्टाइन का मूवमेंट और ब्लैडर का मूवमेंट भी वहीं से कंट्रोल हो जाता है। अगर वहीं पे दब गया तो उस केस में बाउल ब्लैडर कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये यूजुअली लॉन्ग स्टैंडिंग ओल्ड एज में होता है, 80-85 ईयर्स में। वो डिसऑर्डर जैसे पहले से चल रहे हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पहले से चल रहा है और अचानक से उसमें सिम्टम आ गए, पेन होना शुरू हो गया गर्दन में अचानक से, इम्बैलेंस हो गया, तो उस केस में मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सर्वाइकल स्पाइन का, जो काफी कॉमन है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका इलाज बहुत ही जल्दी और बहुत ही एग्रेसिवली करना पड़ता है, अदरवाइज ये फेटल भी होता है। फेटल मतलब जान भी जा सकती है, सिर्फ नेक में ही नहीं, पीछे स्पाइन में, स्कैपुला के पीछे। इसके साथ संग में यूजुअली नेक पेन, नेक स्पैज्म भी एसोसिएटेड हो सकता है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, नींद बहुत अच्छी नहीं आती है इन लोगों को। एक और बड़ी कॉमन चीज लोग बोलते हैं कि गर्दन में दर्द भी हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। मेरे को लोगों ने बोला या किसी ने डॉक्टर ने बोला कि सर्वाइकल है। ये चीज बिल्कुल अलग होती है। नेक पेन यानी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस अगर है आपको, तो एक तो वैसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हमेशा नेक पेन नहीं होती, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक कारण हो सकता है नेक पेन का, यूजुअली मस्कुलर होता है जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर चक्कर आ रहा है तो मोस्ट लाइकली वो सर्वाइकल नहीं है, ये आप मान के रखिए, क्योंकि चक्कर नेक पेन के साथ यूजुअली नहीं आता है। वो उन ओल्ड एज केसेस में होता है 85, 90, 95 ईयर्स के लोगों में, जिसमें हड्डी इतनी बढ़ जाती है गर्दन की कि वो खून की नलियां दबा देती है और ब्रेन में खून जा ही नहीं पाता है, तो उसे वर्टिब्रोबेसिलर इंसफिशिएंसी कहते हैं, और वो फिर न्यूरोलॉजिस्ट के और सीटीबीएस के डोमेन में चला जाता है, उसका इलाज अलग ही होता है। तो चक्कर और नेक पेन का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जितने भी यंग लोग, इवन मिडिल एजेड लोग आते हैं, चक्कर नेक पेन से नहीं आता है। तो ये एक तो हो गया। दूसरा, हमें इवेल्युएट करना होता है कि नेक पेन जो पेशेंट को हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो एक्सरे करवाना है। बेस्ट तो इन्वेस्टिगेशन एमआरआई होती है। इन्फेक्शन वगैरह अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर टीबी है, घर में हिस्ट्री थी टीबी की, तो उसके लिए टीबी के टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। रोमेटॉइड पेशेंट्स में रोमेटॉइड करवाते हैं। पेशेंट को हमने इवेल्युएट भी कर लिया, अब हम लोग उसे ट्रीट कैसे करेंगे। जो सबसे ज़्यादा कॉमन काज है गर्दन दर्द का, वो तो मस्कुलर ही है। तो मस्कुलर के लिए हम मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं, मसाज थेरेपीज देते हैं, हॉट एंड कोल्ड दे सकते हैं, या फिर उसको अपने मोबाइल को ठीक से प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, या अपना वर्किंग जो प्लेस है उसको प्रॉपर तरीके से रखना है कि आपकी हाइट जो है लैपटॉप की प्रॉपर हाइट पे हो, नेक पे कंट्रोल वो है। हाँ, तो बाकी लोग बोलते हैं कि पिल्लो जो है कितना लेना कितना नहीं, तो वो तो अगर वो सबसे अगर पुराना टाइम जितना पिलो ले रहा है उतना ही ले सकता है। पिलो की कोई वो नहीं है, वो वैल्यू नहीं है कि हमें पिलो छोटा लेना है, पतला लेना है या नहीं लेना है, ऐसा कोई रोल ही नहीं होता। ये लोगों ने बस वैसी भ्रांति बना रखी है कि वो मैं फ्लैट पे लेटूंगा तो फिर मेरे को सर्वाइकल पेन नहीं होगा। कुछ गर्दन की एक्सरसाइजेस भी होती हैं बहुत जरूरी, अगर वो अगर एक रेगुलर करें तो काफी हद तक, तो काफी हद तक वो उसकी दर्द जो है वो चली जाएगी। बाकी मसाज थेरेपीज हैं, वो सब स्वीडिश मसाज और डीप मसाज वो सब कर सकते हैं। बट ये तो हो गया सर जो मस्कुलर दर्द हैं उसका, जिसके कारण मस्कुलर है। बट जो स्पेसिफिक है, जैसे टीबी है किसी को या डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या इलाज करते हैं? हाँ, इसमें मस्कुलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने एक चीज़ नहीं बताई थी लोगों को और डिस्कस भी नहीं की थी, कि जो नेक पेन होता है यंग में, उसका एक बहुत ही कॉमन कारण होता है स्ट्रेस, एंजाइटी। तो जो ट्रीटमेंट में है, हम लोग यूजुअली एंटी एंजाइटी ड्रग्स, स्ट्रेस कम करने वाली ड्रग्स भी इंक्लूड करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्रेवेटिंग फैक्टर है। एग्रेवेटिंग यानी दर्द को बढ़ाने वाला और ज्यादा महसूस होने, मतलब कम चीज को भी ज्यादा महसूस कराता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पागलपन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये हर आदमी की लाइफ, आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई कि हमें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कम है। तो ये जो नेक पेन है बहुत ज्यादा महसूस होता है स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण। उसको कम करने के लिए हम लोग दवाइयां अक्सर देते हैं, और एक्चुअली ये हमारे ऊपर काफी बैकफायर भी करती है। लोग सोचते हैं कि हम एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं तो हम उन्हें पागल समझ रहे हैं, तो वापस आके लोग हमेशा पूछते हैं कि आपने मुझे क्या समझ रखा है। जबकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की डेट में। अगर दवाइयां देनी है तो 50% ऑफ द नेक पेन ये स्ट्रेस वाली मेडिसिन से ही कम हो जाता है।
कई लोगों में तो पूरी तरह भी खत्म कर सकता है। तो इन दवाइयों को ये सोच के नहीं लेना चाहिए कि हम ना कि डॉक्टर आपको ये सोच रहा है कि आप मेंटल स्थिति आपकी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये पेन बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी दी जाती है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है नेक पेन का। तो डिस्क वाला पेन यूजुअली पहले कहा जाता था, बीच में ऐसा एक दौर आया जिसमें कहते थे कि सर्जरी ही करनी पड़ेगी डिस्क निकालने, लेकिन नेक पेन में सर्जरी का रोल थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज ऐसा पता चला है अब कि डिस्क निकलने के कारण जो नर्व दबती हैं उसको हम लोग मेडिसिन से ही कंट्रोल कर पाते हैं, कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो इसमें सर्जिकल रोल काफी पीछे चला गया। इसमें अलग तरह की कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे नसों की सूजन कम होती है। उसमें स्टेरॉइड से बहुत ही कॉमन दवाई है, और ये कम से कम 6 हफ्ते या 2 महीने तक भी लोग देते हैं। लो डोज स्टेरॉइड होते हैं, बहुत ही लो डोज। इसके अलावा नस की दवाइयाँ अलग आती हैं, उनसे नसों की तासीर भी बनी रहती है, नसों की स्ट्रेंथ रहती है, और उसमें जो फ्लो होता है उनका वो भी खराब नहीं होता है। तो वो न्यूरोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं, जो नर्व्स को बचा के रखती हैं। इसके अलावा नसों के लिए अगर कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है 2 महीने या 3 महीने की दवाइयों से भी, और पेन वैसे ही बरकरार बना हुआ है, या फिर ऐसे साइन आ रहे हैं जैसे मांसपेशियां पहले तो पावर कम थी लेकिन अब वो पतली भी हो रही हैं, उस केस में फिर सर्जरी ही कर लेना होता है। और वो 2 तरह की सर्जरी होती है, या तो डिस्क निकाल लें, डिकम्प्रेस कर दें नर्व को, या फिर अब डिस्क ही चेंज करते हैं, डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो 2 तरह की सर्जरी की जा सकती है। और इसके साथ में अगर सिर्फ डिस्क निकालते हैं तो उसमें फ्यूजन भी करते हैं, वो एक सर्जिकल एस्पेक्ट हो गया। ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली एक मेडिकली ट्रीटेबल बीमारी है, तो वो तो टीबी हम लोग हर आदमी को दवाइयों से ही ठीक कर लेते हैं। WHO रेजिमेन के अकॉर्डिंग वो यूजुअली 6 मंथ्स की होती है, कुछ लोग उसे एक्सटेंड कर लेते हैं 8 मंथ्स तक, तो वो भी एक्सेप्टेबल है इंडिया में। और उतना देने के बाद आप एसेस करिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप ही आता रहता है। यूजुअली स्पाइन अपने आप फ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी इतनी ज्यादा गल जाती है इन्फेक्शन से कि उसे सर्जिकली फिक्स करना पड़ता है। तीसरा एक ट्यूबरक्लोसिस में सर्जरी तब करनी पड़ती है, उसमें पस बहुत भर जाता है गर्दन में पीछे और आगे, जिससे खाना खाने में मुश्किल होती है, खाना निकल नहीं पाता है, वो दबा रहा होता है। तो उस केस में पस निकालने वाली एक सर्जरी करते हैं। तो उसमें जो लोग आते हैं कि कॉलर लगा के आते हैं, तो कॉलर के रोल पे पुराने जमाने से ये कुछ बना रखा है कि अगर गर्दन में दर्द होगा तो कॉलर लगा लो और उससे ठीक हो जाएगा। ये एक्चुअली सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। यंग और मिडिल एज में कॉलर का रोल अगर है तो ओल्ड एज में बन सकता है थोड़ा सा, वहां पे थोड़ा मूवमेंट कम करने के लिए होता है। और ऐसे डिसऑर्डर जो बिल्कुल ही अब ट्रीटेबल नहीं है, सिर्फ हमें कंजर्वेटिवली ही मैनेज करने, कोमॉर्बिडिटी इतनी ज्यादा है कि हम वैसा गर्दन का दर्द नहीं ठीक कर सकते, उस केस में ही कॉलर देते हैं। इसके अलावा कॉलर का, ये सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी मस्कुलर पेन होते हैं, और अगर मस्कुलर पेन हो रहा है तो हमें मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, जबकि कॉलर लगाने से मसल्स और उल्टा वीक होने लगते हैं। ये लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वो इनिबिशन हो जाता है, टोन कम हो जाती है, तो ये रिवर्स इफेक्ट होता है। और जिस दिन आप कॉलर निकालोगे उस दिन और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आप बिल्कुल कॉलर डिपेंडेंट भी हो जाओगे, इसलिए कॉलर नहीं लगाना होता। दूसरा कॉलर का रोल आता है, जैसे स्पाइन अनस्टेबल हो गया जो हम डिस्कस कर रहे थे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा भी डिस्कस किया ट्यूबरक्लोसिस में, जिसमें हड्डियां इतनी गल जाती है कि स्पाइन अनस्टेबल हो गई, उस केस में हम हार्ड सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं। वो तब तक के लिए लगाया जाता है जब तक हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे उसमें। और एक होता है ट्रॉमा वाला, जो तुमने बोला था कि चोट लग गई है, उस केस में भी फिर हार्ड सर्वाइकल कॉलर लगाया जाता है। अदरवाइज सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर का कोई रोल नहीं है। लोगों को लेकिन नेक स्टिफनेस भी होती है कई लोगों को, क्या वो सीरियस प्रॉब्लम है? नेक स्टिफनेस तो ऐसे अकेले में कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, तो दर्द की दवाएं और मसल रिलैक्सेंट कुछ दिया और साथ में एक्सरसाइज चाहिए तो हो जाता है ठीक। बट अगर नेक एक पेशेंट आया जिसको नेक स्टिफनेस है और साथ में बोलता है कि मुझे बुखार होता है, वजन कम हो रहा है, रात को पसीने आते हैं या कुछ दर्द रात को बढ़ जाती है, तो कुछ बीमारी हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। और ये सब सिम्टम है तो उसको टीबी हो सकता है। या अगर कोई पेशेंट है जिसको पुराना रूमेटाइड चल रहा है और सडनली उसको नेक में दर्द बड़ी स्टार्ट हो गई और इंस्टेबिलिटी हो गई, तो एक सीरियस दर्द के साथ इमीडिएटली स्टिफ हो जाएगी, तो वो हो जाएगा। या 5 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको कान की इन्फेक्शन हुई और थोड़े कान की इन्फेक्शन लेके अगर नेक स्टिफनेस लेके आते हैं, तो वो एक सीरियस इशू है, आपको देखना पड़ेगा। गर्दन जो है टेढ़ी हो जाएगी। तो या ब्रेन ट्यूमर और बंदे को सिर दर्द होती है तो नेक स्टिफनेस लेके आया, तो वो एक ब्रेन ट्यूमर का एक साइन हो सकता है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सर ब्रेन ट्यूमर का नाम तो ले लिया, तो अब लोगों को ये भी बताते हैं हमारे दर्शकों को कि ब्रेन ट्यूमर और गर्दन के दर्द में कोई रिलेशन आपस में है। कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं ना उनके दिमाग में रहता है कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, गर्दन दर्द हो रही है, गर्दन दर्द हो रही है, तो एक दिमाग में एक भ्रम में रहते हैं वो कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं। आजकल ये बहुत बड़ी रूमर चढ़ गई है कि ब्रेन ट्यूमर में ब्रेन में यानी हेडेक नहीं होता है,
सर में दर्द नहीं होता है, जबकि गर्दन में दर्द होने लगता है। तो ये कुछ हद तक ही ठीक है, हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा दर्द गर्दन का जिसमें संग में हेडेक भी हो रहा हो या आपको इरिटेबिलिटी हो गई हो, उनको दौरे पड़ने शुरू हुए हों, या सोचने में समझने में दिक्कत आ रही हो, बोलने में तकलीफ हो रही हो, या फिर सुनाई देना कम हो गया हो, बिहेवियर चेंजेस आ गए हों, पर्सनैलिटी चेंजेस हो गए हों, या संग में पूरी बॉडी में ही अचानक से वीकनेस, नमनेस, खड़े नहीं हो पाना, इंस्टेबिलिटी हो जाना, बार बार गिर पड़ना, या लॉस ऑफ बैलेंस जैसे हम बोलते हैं वो होना शुरू हो गया हो, तो ऐसे कारण अगर ऐसे सिम्टम्स हमें किसी को मिलते हैं तभी हमें समझना चाहिए कि हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो। ये लेस देन 1% कॉज है, बड़ा कम है, ये तो बहुत ही बहुत रेयर काज है। अब लेस देन 1% में भी ऐसा होगा, 500 में से कोई एक पेशेंट को ही ऐसा होता होगा कि गर्दन दर्द हो रहा है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है। तो इतना अनकॉमन है, लेकिन बात यह है आपस में लोग बात करते करते बातों को बढ़ा देते हैं, तो लोगों को यही लगने लगता है कि गर्दन दर्द मतलब ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा मेरे को। तो मतलब ब्रेन ट्यूमर जो है बड़ा ही रेयर कारण है, बहुत ही रेयर कारण है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब जो ज्यादातर कारण है दर्द के वो तो मस्कुलर ही हैं। तो ज्यादातर लोग मोस्टली लोग जो है हमारे दर्द की दवाइयाँ और एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट और अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को ठीक करके ही ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ। तो सर्जरी का कुछ रोल है सर फिर? सर्जरी का बहुत ही छोटा रोल है। अभी हमने देख ही लिया, सारे नेक पेन तो मसल इससे ही ठीक हो जा रहे हैं हमारी दवाइयों से। इवन माइग्रेन, फाइब्रोमाइल्जिया वो सब भी ठीक हो जा रहे हैं, और यही सब मेजोरिटी होता है करंट नेक पेन का। बहुत ही अनकॉमन केस में जैसे हमने डिस्कस किया था, डिस्क में अगर डिस्क बाहर निकल गई, नर्व को दबा रही है, तो हम या तो डिस्क को निकाल लें या डिस्क को चेंज कर दें। या फिर ट्यूबरक्लोसिस और रूमेटॉइड स्पाइन में अगर अनस्टेबल हो गया है स्पाइन, गर्दन अनस्टेबल हो गई है, तो उसे फ्यूज करना पड़ता है। आदमी को ये नहीं समझना है कि मैं गर्दन का इलाज कराने जाऊंगा तो मेरे को पकड़ के ऑपरेट ही कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मेजोरिटी लोगों को सिर्फ दवाइयाँ ही देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो सर लॉन्ग टर्म में मतलब गर्दन दर्द के लिए ये 2-3 चीज़ें ही करनी है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, आपका वर्किंग कंडीशन जो है वो ठीक होनी चाहिए, और गर्दन की कुछ एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर करते रहें, तो आप लंबे समय तक गर्दन दर्द से मुक्त। बिल्कुल सटीक गर्दन दर्द का मेनली यही इलाज है। तो हर बार की तरह कीप अप गुड हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट।